So, good evening all. Last class we have covered up to chapter 3. Now we will start chapter 4 where we are going to cover major concepts. From now actually the actual audit process will start. So, audit process हम पहले रिस्क को एसेस करना है, उसके बाद हम प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिटरमाइन करेगा रिस्क असेसमेंट, उस बेसिस में रिस्क कितना है वो देख के हम ऑडिट प्रोसीजर्स को डिटरमाइन करते हैं. सो अभी इस टोटल चैप्टर बिलोंग्स टू रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं उसको एसेस करने के लिए. एंटिटी मतलब कंपनी के रिलेटेड रिस्क कितना है, किस ट्रांजैक्शन में रिस्क ज़्यादा है, नेचर ऑफ द आइटम में मतलब किस नेचर में ज़्यादा रिस्क है. और एक लाइन आइटम मान लो अकाउंटिंग एस्टिमेट है, मान लो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, इसमें रिस्क क्या होता है नॉर्मली. इसमें एक एस्टिमेट होता है नॉर्मली डिप्रिसिएशन में. डिप्रिसिएशन में क्या एस्टिमेट होता है, डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करता है, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. ये यूजफुल लाइफ कैसे आता है, बेस्ट एस्टिमेट यूज करके करता है. सो बेस्ट एस्टिमेट, द वर्ड इटसेल्फ इज एन एस्टिमेट. हम इसको रिस्क मान सकता है. ये अगर अच्छे से वैल्यू नहीं किया है तो डिप्रिसिएशन ज़्यादा कर सकते हैं, कम चार्ज कर सकते हैं बैलेंस शीट में. इसकी वजह से आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है अगर बड़ा वैल्यू होने वाला एसेट है तो. ये सब इसको चेक करने के लिए पहले उस फिनेंशियल लाइन आइटम में रिस्क एसेस करना है, कितना रिस्क होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, वो एसेस करने के बाद हम ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करते हैं. इस टोटल चैप्टर में हम क्या क्या कवर करते हैं, ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क क्या है, और असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क कैसे एसेस करते थे. ऑडिट रिस्क के साथ साथ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हम कंट्रोल्स भी इवैल्यूएट करना है. अगर कंट्रोल्स अच्छा है तो फ्रॉड्स करने का चांसेस कम हो जाता है. इसलिए इंटरनल कंट्रोल्स को भी, मतलब इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इसका बेनिफिट्स क्या होता है, एडवांटेजेस ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल कंट्रोल कैसे होना चाहिए, ये सब हम इधर सीखते हैं. इंटरनल चेक क्या होता है, चेक एंड इंटरनल ऑडिट. इस क्लास में हम ये कवर कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये कवर करते हैं. पहले स्टार्ट कर देते हैं. ऑडिट रिस्क क्या होता है. ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क, ऑडिटर अगर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस किया, when the financial statements are materially misstated, FS are materially misstated. अगर ऑडिटर ने एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस किया, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड. फिनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, ऑडिटर क्या बोल रहा है कि उसमें कोई मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू. उसके लॉस क्या होता है, जो उसको रिलाई करता है, उसके ओपिनियन बेस्ड में फिनेंशियल्स को रिलाई करते हैं, उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है. इसलिए ऑडिटर को ये रिस्क है. अगर वाइस वर्सा देख लेते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं है, ऑडिटर बोला है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं कर रहा है, उसमें किसी का लॉस नहीं होता है, बट इसको मैनेजमेंट नहीं एक्सेप्ट कर देता है. पहले हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट में इतना गलती नहीं है, आप वो ओपिनियन एक्सप्रेस मत करना. और ऑडिट रिस्क का कंपोनेंट्स क्या होता है. ऑडिट रिस्क में ऑडिटर बिजनेस होता है ना, उसका कोई बिजनेस रिस्क है वो कंसिडर करते हैं क्या ऑडिटर रिस्क में, नहीं करता है, क्योंकि ऑडिट रिस्क इज टोटली रिलेटेड टू फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट ऑफ द क्लाइंट. ऑडिटर का उसका बिजनेस रिस्क कोई ऑडिट रिस्क में
नहीं होता है। और ऑडिट रिस्क का कंपोनेंट्स क्या क्या है? ऑडिट रिस्क का कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ऑडिट रिस्क को दो कंपोनेंट्स होता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अभी से लिखते हैं ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। और डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या होता है? ऑडिट करने के पहले अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर्स और फ्रॉड्स है तो उसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। हम ऑडिट करने के पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, उस रिस्क को ऑडिटर क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क का कंपोनेंट को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन FS। वो दो लेवल में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल में होता है। वो दो लेवल क्या है? एक ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होता है और एक एसर्शन लेवल होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एसर्शन लेवल ये क्या क्या है? अब थोड़ा सोचिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक लाइन आइटम में गलती है आपको। इफ इट इज स्प्रेड अक्रॉस different line item of FS, then the misstatement is called financial statement level misstatement। अगर वो एक ही लाइन आइटम को कॉन्फाइंड है, एक ही लाइन आइटम में कॉन्फाइंड है, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स में सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल में एक गलती है, उसमें तो एसर्शन एक ही लाइन आइटम मतलब अकाउंट बैलेंस एसर्शन को अफेक्ट कर रहा है। कोई स्पेसिफिक एसर्शन को अफेक्ट कर रहा है, उसको एसर्शन लेवल मिसस्टेटमेंट कहते हैं। इसलिए वो एसर्शन लेवल क्या क्या एसर्शन से अफेक्ट होता है, ट्रांजैक्शन लेवल में क्या होता है, अकाउंट बैलेंस लेवल में क्या एसर्शन होता है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर लेवल में क्या एसर्शन होता है, वो इधर मेंशन किया हम क्या क्या एसर्शन से अफेक्ट होता है। ट्रांजैक्शंस मतलब ट्रांजैक्शंस कब रिकॉर्ड होता है? अक्कर होने के बाद। सो ट्रांजैक्शंस का एसर्शंस क्या क्या होता है? एक अकरेंस होता है, मतलब बिना अक्कर करके कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ है तो एसर्शन इफेक्ट हुआ है, बिना अकरेंस का एसर्शन इफेक्ट हुआ है। और क्या होता है अकरेंस के बाद? कंप्लीटली एक ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना है। अगर कोई इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग हुआ है तो कंप्लीटनेस एसर्शन इफेक्ट हो सकता है। कट ऑफ क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड चेंज। अगर कोई इनवॉइस है उसका डेट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हो रहा है, उसका अकाउंटिंग इसी क्लास में हो रहा है, इसी अकाउंटिंग ईयर में हो रहा है, तब कट ऑफ प्रोसीजर का एसर्शन अफेक्ट हो सकता है। एक्यूरेसी मतलब कोई ह्यूमन एरर्स होता है, रिकॉर्डिंग 300 है हम 500 रिकॉर्ड किया है, ये गलती हो सकता है। क्लासिफिकेशन, लेजर क्लासिफिकेशन, कोई इम्प्लीकेशंस है, कोई एसेट में जाना है, आप इसको लायबिलिटी में डेबिट करके रखा है, ये एसेट क्लासिफिकेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इम्पैक्ट होता है। और अकाउंट बैलेंस लेवल में क्या होता है? एसेट और लायबिलिटी होता है। अकाउंट बैलेंस किसका होता है? इधर एसेट का होता है या लायबिलिटी का होता है। एसेट और लायबिलिटी का पहले क्या होता है? एग्जिस्टेंस। अकाउंट बैलेंस को अगर लायबिलिटी एग्जिस्ट है या नहीं, एसेट एग्जिस्ट है या नहीं, एग्जिस्टेंस एसेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर बिना एग्जिस्टेंस का कोई एसेट अकाउंट किया है, आपने ढूंढा है मिला नहीं, तब क्या होता है? ये एग्जिस्टेंस एसेशन को अफेक्ट होता है। कोई एसेट है तो आपको राइट होता है, ऑब्लिगेशन है तो मतलब लायबिलिटी है तो आपको ऑब्लिगेशन होता है। अगर आपको राइट नहीं है, आप एसेट मतलब आप किसी लाइन किसी एक एसेट को लीज में लिया है, मान लो सपोज वो मान लो आप ऑपरेटिंग लीज में लिया है, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, राइट नहीं है, आपको एसेट की तरह अकाउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो सब आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में चेक करना है। अब एसेट को ईयर एंड में वैल्यूएशन करना है, बैलेंस शीट डेट में आपको वैल्यूएशन करना है, वो सही है या नहीं, ये वैल्यूएशन इफेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन एंड कंप्लीटनेस, ये तो आपको पता नहीं, टोटली द एसेट हैज बीन कंप्लीटली अकाउंटेड और नॉट क्लासिफाइड प्रॉपर्ली, वो सब चेक कर देते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इज सिमिलर टू
ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को ही हम डिस्क्लोज कर देते हैं, इसलिए अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एसेट्स का भी होता है, इसलिए वैल्यूएशन भी आ रहा है। अल्टीमेटली अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये एक नया है। आपका डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो पढ़ता है उसको वो समझना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कैसे डिस्क्लोज किया है वो सब। डिस्क्लोजर इसीलिए दिया गया है कि वो जो अकाउंटिंग किया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डिस्क्लोजर्स में मेंशन कर देते हैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसलिए डिस्क्लोजर शुड बी अंडरस्टैंडेबल, वैसे है या नहीं वो सब चेक कर देते हैं। एंड वही ये ओवरऑल एफएस लेवल में क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट सेट, pervasive, the word pervasive means spread across different financial line items. If it is spread across different financial statement, then it is called FS level material misstatement. If it is related to specific transaction balance or disclosure, it is called assertion level misstatement. Then audit risk, audit risk को दो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क बोला है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फिर से दो तरफ से डिवाइड हुआ है आरओएम में। कैसे डिवाइड हुआ है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क, व्हाट इज कंट्रोल रिस्क, व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क, व्हाट इज कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट मतलब जो लाइन आइटम या कुछ भी हो सकता है जो असर्शन आप ऑडिट कर रहा है, इट इज इटसेल्फ एन इनहेरेंटली लाइकली टू बी मिसस्टेटेड, इट हैज इनहेरेंटली एक नेचर है मिसस्टेटमेंट। अभी बोला है एस्टिमेट, एस्टिमेट का नेचर क्या हो सकता है, इसमें इनहेरेंट कुछ है कि इसमें मिसस्टेटमेंट होने की चांसेस होता है। इनहेरेंट रिस्क को आप कभी भी जीरो नहीं कर सकते, आपको इसको रिड्यूस ही कर सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी होता है ना, वो कभी नहीं हट जाता है उससे। जितना भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करो आप कंफर्मली नहीं बोल सकते, यू कैन ओनली रिड्यूस योर रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी, डेफिनेशन देख लेते हैं। ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू ए मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल ईदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। हम अभी एक स्टोरी सुनते हैं, एक कैशियर है, वो डेली 1000 रुपीज रॉबरी कर रहा है, 1000 रुपीज रॉबरी कर रहा है। कंपनी का मटेरियलिटी है 1 लाख। अगर 1000 रुपीज वो रॉबरी किया है तो ये मटेरियल है क्या उस कंपनी के लिए, अगर मटेरियलिटी 1 लाख है तो वो ऐसे 100 डेज किया है, मटेरियल होगा ना। वही इंडिविजुअली इमेटेरियल है बट इन एग्रीगेट इट इज मटेरियल। सो वही बोल रहा है कि ये रिस्क क्या है कि वो असर्शन अगर मिसस्टेट हुआ है इधर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, वो मिसस्टेटमेंट इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। वो इनहेरेंट रिस्क को आप 2 लेवल में टेस्ट करना होता है, एक इंडिविजुअल लेवल, एक एग्रीगेट लेवल में। और कोई आपको डिफरेंसेस मिला है एक ट्रांजैक्शन एक एरिया ऑडिट करते समय, वो इंडिविजुअली इमेटेरियल है, आप मिलके भी देखना है वो इन एग्रीगेट मटेरियलिटी क्रॉस कर रहा है या नहीं। तब आपको क्या करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके आपको वो इनकंसिस्टेंसी या डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना है, क्यों वो डिफरेंसेस आया है, वो इनकंसिस्टेंसीज आया है। और कंट्रोल रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, इसी में आप मिल सकता है कंट्रोल रिस्क। जो कंट्रोल्स आपने एस्टैब्लिश किया है, इम्प्लीमेंट किया है, वो फ्रॉड्स एंड एरर्स को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, होने में प्रिवेंट नहीं कर रहा है। अगर आपका कंट्रोल्स जो इम्प्लीमेंट किया है वो फ्रॉड्स एंड एरर्स को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, डिटेक्ट नहीं कर रहा है और करेक्ट नहीं कर रहा है, तब क्या होता है, ये भी एक रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क। अभी डिटेक्शन रिस्क देखते हैं। डिटेक्शन रिस्क क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स जो ऑडिटर ने परफॉर्म किया है वो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को फाइंड आउट नहीं कर रहा है। अगर आपका प्रोसीजर्स दो आपने परफॉर्म किया है, अगर उसमें
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, आपने फाइंड आउट करने में फेल्ड है, तब क्या होगा, डिडक्शन रिस्क आपको इन्वॉल्व होगा। अभी एक रिलेशन देखते हैं, लेट अस सी ए रिलेशन। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है तो अब क्या करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है तो अब क्या करना है, आपका प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंसिव परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अगर एक्सटेंसिव परफॉर्मेंस आपने परफॉर्म किया है तो आपका डिडक्शन रिस्क क्या होगा, डिडक्शन रिस्क अब ज़्यादा परफॉर्म किया है आपका ऑडिट प्रोसीजर, आप जितना सैंपल लिया है उतना से ज़्यादा लिया है, आपका रिस्क क्या होगा, डिडक्शन रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा परफॉर्म किया है। जो आपने 100 लाइन आइटम चेक करना है, आपने 1000 लाइन आइटम चेक किया है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आपने चेक किया है उस लाइन आइटम का, देन उस एरिया में आपका रिस्क क्या होगा, डिडक्शन रिस्क कम हो जाएगा। इसलिए व्हेन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आपका डिडक्शन रिस्क कम होगा। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो, उस एरिया में रिस्क नहीं है आपको, आपने क्या होगा, ऑडिट प्रोसीजर्स को इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा, तब आपका डिडक्शन रिस्क हाई होने का चांसेस होगा। इसमें बैलेंस आपको बना के ऑडिट रिस्क को एब्सोल्युटली लो लेवल में मेंटेन करना है। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्यों परफॉर्म करना है, रिस्क असेसमेंट के लिए ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल्स, ऐसे 315 के हिसाब से ये वाला एक एग्जाम्पल दिया है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक्चुअली वो एक केस सिनेरियो दिया है, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। अब देखिए, एक मल्टी ब्रांड रिटेलर है, उस ऑपरेट्स है मल्टीपल लोकेशंस में, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स और फूड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो सब सेल करता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फूड टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। Each individual product has a price tag and a barcode. Another security tag which is removed only after billing is done. Inventory records are physically verified on fortnightly basis by auditor JMAT. Identify the risk associated with audit of inventory JMAT. रिस्क क्या क्या होता है वो इन्वेंट्री करते समय, इन्वेंट्री वो बोल रहा है कि सिक्योरिटी टैग्स है उस प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो कभी रिमूव करेगा, बिलिंग के आफ्टर ही रिमूव करेगा। और प्रोडक्ट है प्राइस टैग विथ बारकोड है, मतलब बारकोड में स्कैन करेगा तभी रिमूव करेगा। बट इसमें कोई फोर्टनाइटली बेसिस में फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर रहा है। इसमें क्या क्या रिस्क होता है, ऑडिटर क्या क्या रिस्क परस्यू कर सकते हैं, इनहेरेंट रिस्क कैसे परस्यू करेगा, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को उन लोग मैनिपुलेट कर सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं हमको। इनहेरेंट रिस्क मतलब इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में कुछ बोला है उसमें, इनहेरेंट रिस्क मतलब जिसके हम पूरा डिस्कस नहीं किया है, नेक्स्ट आता है। इनहेरेंट रिस्क में मैनेजमेंट जो है उसके पास ओवरराइड करने का अथॉरिटी होता है, हम हैं, हमारे पास पावर है। अगर आप एम्प्लॉय है तो हम बोला है आपको, आप नहीं देखिए हम लेके जा रहा है इसको, आप कुछ नहीं बोल पाएगा, कोई ऑडिटर के पास जाके भी डिस्कस नहीं करता है आप, ये मैनेजमेंट के पास है, वो ओवरराइड कर सकता है। ये इनहेरेंट लिमिटेशंस, इंटरनल कंट्रोल का इनहेरेंट लिमिटेशंस है, इसमें भी इनहेरेंट रिस्क हो सकता है। वही बोल रहा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट एम्प्लॉय माइट हैव मिसअप्रोप्रिएटेड द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। अगर हम पूरा डिस्कस नहीं किया है, इनहेरेंट चेक्स, इंटरनल चेक के बारे में डिस्कस नहीं किया है। इंटरनल चेक में क्या होता है कि जिसके पास इन्वेंट्री का एक्सेस है उसके पास रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं होना है, मतलब ड्यूटीज को सेग्रीगेट करना है। अगर आपने एक ही बंदा को दिया है, वो इन्वेंट्री को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। अगर अभी भी बोला है कि एम्प्लॉयज़ को चेकिंग होगा, मतलब बाहर जाते समय कोई एम्प्लॉय को चेक करेगा, ऐसा नहीं बोला है इसमें। अगर ऐसे चेकिंग नहीं है तो क्या होगा, एम्प्लॉय जाते जाते समय बैग में छुपा के कोई भी सामान लेके जा सकता है, इसको टैग कोई ज़रूरत नहीं है, इसके कोई कुछ नहीं बोला है कि सिक्योरिटी टैग है, बट उसको बिना रिमूव करने से कोई साउंड अलार्म ऐसा सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बोला है।
वो कंट्रोल रिस्क में भी आप हियर ईच आइटम इन्वेंट्री कैरीज ए प्राइस टैग एंड बार कोड. So physical verification of inventory done on fortnightly basis. Control appears to be quite satisfactory. However, collusion among employees बोल रहा है. देखिए, अगर किसी के पास, अगर आपने ये भी किया है, इंटरनल चेक भी इम्प्लीमेंट किया है, कैसे किया है, किसी एक इन्वेंट्री के पास ये है, रिकॉर्ड्स के पास भी है, अगर ये दोनों मिल गया, कोल्यूजन, इंटरनल कंट्रोल्स को कोल्यूजन भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन, अगर दो लोग मिल गया, देन इंटरनल कंट्रोल्स क्या हो गया, इनएफेक्टिव बन गया. ये भी एक रिस्क हो सकता है. डिडक्शन रिस्क, डिडक्शन रिस्क में क्या, और बिफोर डिसाइडिंग द इतना सारा चेक करने के बाद ऑडिटर क्या करता है, उसका प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स डिटरमाइन करता है. ऑडिट प्रोसीजर्स में भी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होता है. सारा नहीं चेक कर सकता है, मतलब टेस्ट चेक ही करता है. टेस्ट चेक में भी देयर आर चांसेस ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, वो भी डिटेक्शन रिस्क मानता है. ये बोल रहा है एक्चुअली. सी द सेम मे नॉट बी डिटेक्टेड ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ टेस्ट चेकिंग. लास्ट लाइन, इतना सारा चेक करने के बाद भी पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसस्टेटमेंट सारा चेक करने के बाद ऑडिटर टेस्ट चेकिंग को रिसोर्ट करना ही पड़ता है. इसलिए एक एलिमेंट ऑफ डिडक्शन रिस्क भी हो सकता है. डिडक्शन रिस्क, ये 4 पॉइंट्स वो कवर किया. एक्चुअली एक एग्जांपल की तरफ से आपको समझाने की कोशिश किया है. वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मतलब ये हाउ कैन यू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्क. हम अभी तक बोला है रिस्क को एसेस करना है, एसेस करके उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स को डिटरमाइन करना है. नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. रिस्क को कैसे एसेस करेगा, रिस्क को एसेस करने के लिए आपको इंक्वायर करना है. किसको इंक्वायर करना है, मैनेजमेंट, नहीं तो स्टाफ जो रिलेटेड टू ऑपरेशन है. उसके इंक्वायर करने से क्या आपको पता चलेगा, बिजनेस रिस्क, ऑर्गेनाइजेशन में कोई बिजनेस रिलेटेड रिस्क है क्या, उसके एग्जिस्टिंग रिस्क है क्या, वो सब आपको रिस्क की वजह से क्या होगा, बिजनेस रिस्क की वजह से. इंटरनल कंट्रोल्स अल्टीमेटली क्या करना है, रिस्क को एसेस करके उसको कंट्रोल करना है. अल्टीमेटली कोई ऑर्गेनाइजेशन का ये होना चाहिए कि एग्जिस्टेंस में होना है तो बिजनेस रिस्क होगा, ऑपरेशनल रिस्क होगा. ये सारा रिस्क को एड्रेस करके आपको लो में रखना है. ये सारा रिस्क की वजह से आपको क्या होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिस्टेक करने का चांसेस होगा. ये रिस्क को आप कैसे करना है, कोई है क्या ऐसा. और क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स. कल हम डिस्कस किया एनालिटिकल प्रोसीजर. अगर हम रिलेशन एक एस्टेब्लिश किया है, इतना डिविएशन होना चाहिए, लास्ट ईयर का सेल्स में 100 रुपीज़, इस ईयर सेल्स में 150 रुपीज़, वो डिविएशन है, हम एक्सेप्ट करते हैं 115 तक. अगर ज़्यादा है उसको इन्वेस्टिगेट करना है. ये रिस्क मान के आपको इन्वेस्टिगेट करना है, क्यों इतना ज़्यादा हुआ है, कुछ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस को उन लोग अडॉप्ट किया है क्या. और क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. अपने डॉक्यूमेंट्स देखने से भी आपको रिस्क का आइडेंटिफिकेशन होगा. कोई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड कर रहा है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय भी आपको पता चला, वेरिफिकेशन में मतलब डॉक्यूमेंटेशन मतलब वो प्रोसीजर के थ्रू काम हो रहा है या नहीं. उसी टाइम आप एग्जामिन करते समय एक प्रोसीजर वायलेट किया, ये सब आप रिस्क, इनहेरेंट रिस्क को आप ये फॉर्मुलेट कर सकते हैं. इस केस में इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, इसलिए हम इस एरिया को ज़्यादा ऑडिट करना है. ये सब आप एसेस करते समय ही आप आइडेंटिफाई करेगा क्या क्या है. वाचिंग अ प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग, एक एग्जांपल दिया है. एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिटायर कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते समय आपको उस कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा लैप्सेस मिला है. अब उस कॉन्ट्रैक्ट में आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखना पड़ेगा. उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इनवॉइसेस आप ऑडिट कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ता है. वो सब एरियाज. और क्या होता है, हम ऑडिटर डिस्कशन अमॉन्ग ऑडिटर्स, आपने क्या किया है, ऑडिट टीम में एक डिस्कशन किया है, उसके आउटपुट क्या होता है,
उन लोग बोल सकते हैं डिस्कस करते समय किस एरिया उन लोग प्रीवियसली एक्सपीरियंस मतलब उस क्लाइंट के हिसाब से नहीं, उस रिलेटेड क्लाइंट उस टाइप के क्लाइंट से कुछ आइडिया है, उन लोग डिटरमाइन करते हैं इस इंडस्ट्री में ऐसा होने की चांसेस है, इस इंडस्ट्री में कैश ज़्यादा मतलब कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, कैश के हिसाब से कुछ रिस्क है, कैश ट्रांजैक्शन को ज़्यादा हम वेरीफाई करना है, ये सब चेक कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, पास्ट ऑडिट फाइंडिंग्स होता है, आपने प्रीवियस ईयर ऑडिट किया है, उस ऑडिट करते समय आपको कुछ फाइंडिंग्स है, क्यों क्या क्या एरियाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंस को आपको रिस्क मान के उस एरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता है ऑडिट प्रोग्राम करते समय। समझ गया ना? ऑडिट प्रोग्राम करते समय रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन किया है, ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट करता है कौन सा एरिया ऑडिट करना है, कितना नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, ये सब ऑडिट प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट करता है। ये सारा चीज़ ऐसे इंटर रिलेटेड होके चलता है ऑडिट में। और क्या, रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये कैसे इम्पैक्ट होता है हम लास्ट में देखते हैं, अभी तक ये पॉइंट कंसिडर कीजिए। रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट क्या चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से कंट्रोल अगर अच्छा है तो आपका चांस ऑफ फ्रॉड एंड एरर लो हो जाता है। और आप इंटरनल कंट्रोल ऑडिट किया है, किसी ने इंटरनल ऑडिट किया है, वो बोल रहा है कि इस एरिया में वीकनेस है, इस एरिया में हमको डेफिशिएंसीज मिल रहे हैं, उस एरिया को आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देके ऑडिट करना है, ये सारा चीज़ आप कंसिडर करना है ऑडिट करते समय। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंटरनल कंट्रोल, और कुछ मिस हो रहा है तो आप आइडेंटिफाई करके रखिए, हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देते हैं। ओके, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल होता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स implemented by the organization। क्यों इम्प्लीमेंट किया है? टू इंश्योर दैट objectives of the organization, goals and objectives of the organization are achieved। and क्या क्या करने के लिए किया है? टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विथ लॉस एंड रेगुलेशंस, लॉस एंड रेगुलेशन के साथ हमारा एंटिटी कंप्लाई कर रहा है या नहीं, एंड टू सेफगार्ड एसेट्स, एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए, एंड टू इंश्योर टाइमली फिनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइमली फिनेंशियल रिपोर्टिंग। और क्या क्या होता है? ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसीज, सेफगार्डिंग एंड एसेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, accuracy and completion of accounting records, timely preparation of reliable financial reporting। कैसे मतलब एक कंट्रोल कैसे आपको सपोर्ट करता है? एक ऑर्डरली एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस को, मैनेजमेंट पॉलिसीज को, एक कंट्रोल मतलब आपने एक प्रोसीजर कर रहा है, प्रोसीजर में क्या क्या होता है आपको एक सीक्वेंस फॉर्म में आपने डिटरमाइन करता है ट्रांजैक्शंस, यू आर अलाइनिंग द ट्रांजैक्शंस इन सच ए वे दैट the conduct of organizational operations are in an effective and efficiency manner। अगर ये effective and efficiency के तरफ से आप ऑर्गेनाइज कर सकता है तो आपको क्या होगा? बिजनेस एफिशिएंट वे में फंक्शन करेगा। अगर बिजनेस एफिशिएंट में फंक्शन कर रहा है तो आपको ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस मिल जाता है। यू कैन अचीव दिस ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एंड इसके इंटरनल कंट्रोल के इंटरनल चेक कैसे हेल्प करता है ये अचीव करने के लिए, वो नेक्स्ट इंटरनल चेक डिस्कस करते समय हम डिस्कस कर देते हैं। एसेट्स को सेफगार्ड कैसे करते हैं? कंट्रोल डिटरमाइन मतलब अगर कंट्रोल किया है, जिस एक बंदे के पास एसेट रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्सन का ऑथराइजेशन चाहिए, एसेट यूज करने के लिए एक पर्सन का ऑथराइजेशन चाहिए, ऐसा कंट्रोल रखा है तो यू कैन सेफगार्ड द एसेट्स फ्रॉम मिसयूज। एसेट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं मिसयूज करने से। अगर कोई कंपनी का गाड़ी लेके जाना है, उसको लेके जाने के लिए एक ऑथराइज्ड पर्सन है वो गाड़ी का जो देखता है, कंपनी का
गाड़ी लेके जाने के लिए उसका परमिशन चाहिए, नहीं तो एक गेट पास होता है उसके ऊपर उसका सिग्नेचर चाहिए। ये कंट्रोल आपने रखा है तो कंपनी ऐसे मतलब गाड़ी को मिसयूज करने में आप रोक सकता है। ये कंट्रोल जो ऐसे हेल्प करता है। टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगर इंटरनल कंट्रोल सही है तो आपको ट्रांजैक्शन स्मूथ फ्लो होगा। स्मूथ फ्लो की वजह से आपका बिजनेस स्मूथ फ्लो होगा, ट्रांजैक्शन स्मूथ फ्लो होगा। अगर स्मूथ फ्लो की वजह से आपका रिलायंस बढ़ जाता है। कंट्रोल्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर अगर कंट्रोल सही है तो जो ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड हुआ है वो भी ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। ऑडिटर को भी ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होता है असेसमेंट के बाद। और कंट्रोल्स दो तरीके का होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है और एक अकाउंटिंग कंट्रोल होता है। अकाउंटिंग कंट्रोल मतलब आप इजीली देख सकते हैं बुक्स ऑफ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर रिकॉर्ड करना है तो आपको क्या चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए। ऑथराइजेशन है क्या, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं क्या, एंड ट्रांजैक्शन अकर होने के बाद इमीडिएटली रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज स्टाफ को रोटेट कर रहे हैं या नहीं, ये सब इंटरनल चेक में भी आपको एक पॉइंट्स हो जाता है ये सब। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब ऑपरेशन रिलेटेड कंट्रोल जो होते हैं, ऑपरेशन नहीं तो मैनेजमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स, सारा एम्प्लॉयज टाइम में आना है, ये भी एक कंट्रोल है, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कंट्रोल है। ये सब ये फिनेंशियल रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली हो सकता है, टाइम नहीं आए तो इफेक्टिवनेस कम हो जाते हैं, वो अलग है, बट नॉर्मली ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कंट्रोल है। क्वालिटी चेक होता है, एक प्रोडक्ट अगर एक परचेस किया है, क्या करते हैं पहले हमारा जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो प्रोडक्ट आया है नहीं, जो जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट हम ऑर्डर किया है वो प्रोडक्ट आया है नहीं, ये सारा चेक करते थे। ये सारा क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल के पार्ट होता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज भी होता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कैसे होता है, कंट्रोल का पार्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कैसे होता है। अगर अगर आपका अभी बोला है इंटरनल कंट्रोल से आपका एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस होता है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस से आपका प्राइसिंग को ऑल इफेक्ट करता है। इफेक्ट कैसे करता है, अगर आपका बिजनेस प्रोडक्शन अचीव किया है, एफिशिएंट प्रोडक्शन अचीव किया है, आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को यूज़ कर सकता है, इकोनॉमीज यूज़ कर सकते हो, आप ज़्यादा प्रॉफिट में कर सकता है इसको, इसके उसके हिसाब से आप प्राइस भी कम कर सकते हैं, प्राइस ज़्यादा कर सकता है, प्राइस कम करके आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज़ करके कोई भी सिचुएशन आप यूज़ करके प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर देते हैं। इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को क्या क्या एलिमेंट्स होता है, अभी बोला है। क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कोई कंट्रोल मतलब कंट्रोल को पहले क्या फिक्स करना है, ये काम किसका है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है। सो पहले फिनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लान से अचीव करने के लिए क्लियर ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स। तो पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद क्या होना चाहिए, जो काम करेगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, उसको ही जो काम एलोकेट करना है। अगर हमको सिस्टम यूज़ करना नहीं आता है, हमको सिस्टम का काम दिया है, हम वो यूजलेस हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। सो कॉम्पिटेंट पर्सन, उस हिसाब से आपको ड्यूटीज एलोकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी एक ही बंदा के पास अगर हम अभी बोला है, अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है तो क्या होता है, क्या होता है, एक गलती अभी देखा है। अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है, मैं अकाउंटिंग मतलब इन्वेंट्री देखता हूँ, मैं उसका रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करता हूँ। अगर मैं इन्वेंट्री को छुपा के मतलब चोर रॉब करके रिकॉर्ड्स को अल्टर कर सकता हूँ, कोई नहीं पकड़ सकता है। हम बोल रहे हैं सेल हो जाएगा, सेल का इनवॉइस भी अगर मेरे पास उसका भी ऑथराइजेशन है तो हमको फेक सेल का एंट्री कर देते हैं। इस हिसाब से हम पूरा मैनिपुलेट करता है, इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। किसी की एक आदमी के पास सारा एक प्रोसेस है, अगर इन्वेंट्री आया है, इसको चेक करना है, इसको रिकॉर्ड करना है, मान लो ये एक प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस में अलग अलग आदमी होना चाहिए,
एक ही आदमी को सारा काम का एक्सेस नहीं देना है। अगर हम ये भी कर सकते हैं ना, हम वेंडर के टाई अप होके जो क्वालिटी लेस मटेरियल को एक्सेप्ट कर दिया, ये भी हो सकता है। हम ही रिकॉर्ड कर देते हैं, प्राइस उसी हिसाब से पे कर देते हैं जो उन्होंने क्वालिटी मटेरियल को किया है। ये सारा चेक होना चाहिए, ये एक चेक इधर होना चाहिए, इसके काम को ये चेक करना चाहिए, वैसे एक चेक होना चाहिए। और अभी बोला है सेपरेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड डिवीजन ऑफ वर्क अलग है, उस हिसाब से जिसके पास ऑपरेशंस है उसके पास सिस्टम या रिकॉर्ड्स के एक्सेस नहीं होना चाहिए। तभी हम इंटरनल ऑडिट करते समय अगर फिजिकल इन्वेंट्री 100 रुपीज है तो सिस्टम का इन्वेंट्री 110 है, अभी हम बोल सकते हैं कि इधर 10 रुपीज की इन्वेंट्री मिसिंग है। अगर ये मटेरियल है तो हम रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सेपरेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो, अगर सेपरेशन नहीं है तो क्या होगा, इसको वो कभी ना कभी पता चलेगा कि देर इज 10 रुपीज इन्वेंट्री मिसमैच एंड ही विल क्या करेगा, आल्टर करेगा, इसको मैनिपुलेट करेगा। ये मैनिपुलेशन का चांस नहीं होना है तो किसी के पास ये है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना है, रिकॉर्ड्स की और रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास एसेट्स का कस्टडी है उसके पास रिकॉर्ड्स का, ये भी सेम पॉइंट है। ऑथराइजेशन, कोई भी काम है विदाउट ऑथराइजेशन नहीं करना है। अगर बिना ऑथराइजेशन का अगर काम अलाउ कर दिया क्या होगा, अगर एक एंट्री करना है वोचर किसी एक हाई लेवल पर्सन को ऑथराइज करना है, बिना ऑथराइजेशन को अगर आपको अथॉरिटी दिया है कि आप ही ऑथराइज करके कर दो, मैं एक कैश एंट्री पास कर देता हूँ, ऐसे एक्सपेंस हुआ है मैं ही साइन कर देता हूँ, मैं एंट्री कर देता हूँ, अंडरलाइंग वोचर है, सारा डॉक्यूमेंटेशन है, बट वो एंटिटी का इंटरेस्ट में नहीं हुआ है, वो पर्सनल इंटरेस्ट में हुआ है, इसलिए एक ऑथराइजेशन एक हाई लेवल पर्सन से होना चाहिए। ये ऑथराइजेशन इंपॉर्टेंट है। और मैनेजरल कभी कभी क्या होना है, मतलब ये इधर आता है कि आपका इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभी मैनेजर भी मैनेजरल सुपरविजन भी होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट के अंडर काम करता है, वो इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करेगा। ये सारा एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, डिवीजन ऑफ मतलब क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी और कॉम्पिटेंट पर्सन और डिवीजन ऑफ वर्क। कोई पर्सन जो है उसको फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं देना है, जिसके पास ऑपरेशनल काम है, जिसके पास कस्टडी ऑफ एसेट्स है उसको भी रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं देना है। और मैनेजमेंट कभी कभी सुपरविजन एंड रिव्यू करना है, कंट्रोल्स कैसे काम कर रहा है, और ऑथराइजेशन के हिसाब से ही काम अलाउ करना है। ये सारा पॉइंट्स। और इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एज पर SCA 315 देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी पढ़ते समय ही पढ़ा है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। ये क्या हो गया, एसेट्स को मिसयूज से प्रिवेंट करना है, पहले प्रिवेंट करना है, अगर कोई हो रहा है तो उसको भी डिटेक्ट करना है। ये इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होना चाहिए। अगर रिलायबल होना चाहिए तो देयर शुड बी प्रॉपर एंड way to facilitate financial recording process so that financial statements are prepared timely and reliable. So proper recording of transactions को ensure करना है। एक internal control है, वो proper recording of financial transaction को ensure करना है। कोई भी transaction है, अभी पढ़ा है, without authorization account नहीं है होने देना है। मतलब एक authorization का objective है, without authorization no transaction should occur. Next क्या है, प्रॉपर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपरली अकाउंटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल तक सपोर्ट करना है। इंश्योर ये ट्रांजैक्शन इज प्रॉपरली अकाउंटेड एंड रिकॉर्डेड। और क्या होता है, एसेट्स को प्रिवेंट करना है मिसयूज से, अगर कोई मिसयूज हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करना है। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज पर SCA 315। इंटरनल कंट्रोल 2 तरीके का है, एक है प्रिवेंटिव कंट्रोल, अगर 3 तरीके का एक्चुअली, आपका टेक्स्ट बुक में करेक्टिव कंट्रोल को कवर नहीं किया है। हम अभी
दो तरीके डिस्कस करेगा। एक प्रिवेंटिव कंट्रोल है, मतलब फ्रॉड होने का पहले उसका अकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए ये कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया है मैनेजमेंट के। वो क्या क्या होता है एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अभी बोला है, अगर किसी के पर्सन के पास ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स का एक्सेस है तो, सॉरी ऑपरेशंस का एक्सेस है तो उसके पास रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं होना है, सेग्रीगेट करना है ड्यूटीज को। अगर सेग्रीगेट किया है तो आपका फ्रॉड करने का चांसेस उसको मिटिगेट कर रहे हैं। किसी काम है वो अप्रूवल वेरिफिकेशन उसकी वजह मतलब उसके अंडर हो गया तो वो अप्रूव्ड वर्क है, किसी टॉप मैनेजमेंट ने उसको अप्रूव किया है, उसमें फ्रॉड होने का चांसेस कम होता है। सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स प्रिवेंटिव होता है, डिडक्टिव होता है। कैसे होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने अपना घर को बाहर जा रहे हैं, लॉक किया है, लॉक क्या होता है? प्रिवेंटिव कंट्रोल है, लॉक को भी ब्रेक कर सकता है, इसलिए आपने डिटेक्टिव कंट्रोल भी लगाया है, सीसीटीवी। अगर कोई ब्रेक किया है तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा ताकि आप डिटेक्ट कर सकते हैं किसने ये काम किया है। सो आपने दो तरीके का कंट्रोल कर सकते हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल, फ्रॉड होने के बाद अगर फ्रॉड हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करना है, जो भी कंट्रोल है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जीएल रिकंसिलिएशंस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहा है। अगर आपने बोल रहे हैं लास्ट वीक में इतना प्रॉफिट हो रहा है, अभी प्रॉफिट कम हो गया, क्यों हो गया? कोई न कोई इन्वेंट्री को सेल में फेक करके, मतलब कोई ना कहीं लॉस कर रहा है आपको, इन्वेंट्री लेके जा रहा है, आपका इन्वेंट्री कम होता जा रहा है, सेल्स नहीं बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया? आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेट अस एग्जाम, अगर मान लो 100 रुपीज सेल्स परचेज किया है, 30 रुपीज सेल किया है, इन्वेंट्री होना चाहिए मान लो अब 30 + 5 कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री 5 रुपीज़ है, मान लो कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए, बट आपका इन्वेंट्री कितना हुआ है? 40 हुआ है। आपका प्रॉफिट कितना होगा? 30 + 40 70 होगा। लॉस कितना होगा? 30। ये क्यों लॉस हुआ है एग्जैक्टली? नहीं तो सॉरी, इधर 5 है ना, आपको 25 लॉस होगा। क्यों लॉस हुआ है इधर? कोई ना कोई आपको 30 रुपीज इन्वेंट्री को, आपको एक्चुअली 35 रुपीज प्रॉफिट होना चाहिए, सॉरी 5 रुपीज प्रॉफिट होना चाहिए, बट आप 25 रुपीज लॉस में है। क्यों? 30 रुपीज इन्वेंट्री को कोई चुराया है। अगर ये रिकंसिलिएशंस, वेरिफिकेशंस, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज ये आपने किया नहीं है तो डिडक्टिव कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको डिडक्टिव कंट्रोल्स इनिशिएट करना पड़ेगा। आप प्रिवेंटिव कंट्रोल इनिशिएट करना पड़ेगा, डिडक्टिव कंट्रोल भी इनिशिएट करना पड़ेगा बिजनेस को सेफगार्ड करने के लिए रिस्क से। और इंटरनल कंट्रोल्स को, अभी तक इंटरनल कंट्रोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, वो सब पढ़ा है। अभी इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे, मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स है वो सब ऑर्गेनाइजेशन में कोई कोई डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करता है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या उन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कर रहा है। कभी कभी हम खुद जाके उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। आप कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या है? एक है नैरेटिव रिकॉर्ड्स। नैरेटिव रिकॉर्ड्स मतलब क्या है? नैरेटिव रिकॉर्ड्स में आप जाके, आप ऑडिट टीम है, ऑडिट टीम मेंबर है, आपने आपको बोला है कि इंटरनल कंट्रोल्स डॉक्यूमेंट करो क्या क्या है। आप जाके हर जगह जाके, मतलब आपके पास आए, आप एक मैनेजर है, आप सेल्स मैनेजर है, आप परचेज मैनेजर है, आप सर्विस मैनेजर है, आपके पास जाके मैं पूछा हूँ आपके पास जो जो ट्रांजैक्शन होता है उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें क्या क्या कंट्रोल्स आपने लगाया है, तब वो बोलना शुरू करेगा। वो नरेट कर रहे हैं। नरेटिव मतलब रिटर्न डिस्क्रिप्शन, वो नरेट करेगा, आपने उसको रिटर्न राइट करेगा। नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप टू स्टेप प्रोसेस ऑफ उस एरिया में क्या क्या कंट्रोल्स है वो सब वो एक्सप्लेन करेगा, आप डिस्कस करेगा। बट इसमें क्या चांसेस होता है कि वो बोलता जाएगा, आप कभी कभी एक लाइन क्या कुछ मिस होगा, उसकी वजह से आप रिस्क, इंटरनल कंट्रोल लैप्सेस को आइडेंटिफाई करना
मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। अगर प्रोसेस सही से डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, सही से अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या है? अभी काम करने के लिए कौन आया है? ऑडिट स्टाफ आया है। ऑडिट स्टाफ को एक चेकलिस्ट देता है ऑडिटर ने, मतलब ऑडिट ऊपर ऑडिट मैनेजर ने एक चेकलिस्ट देगा। आप जाओ ये सारा चेकलिस्ट में, अगर मैं बोल रहा हूँ हम ये आके चेक कर रहे हैं, सिस्टम है उसके पास सिस्टम का टैग नंबर है, एसेट टैग नंबर है, एसेट टैग नंबर मेंटेन कर रहे हैं, ऑथराइजेशन है सिस्टम का, ये सारा चेकलिस्ट वो चेक करेगा। वो चेक करने के बाद ऑडिटर को सबमिट करेगा, मतलब ऑडिट मैनेजर ऑडिट टीम को सबमिट करेगा। वो इवेल्युएट करेगा ये कितना लेवल का कंट्रोल मेंटेन कर रहे हैं, उस हिसाब से इंटरनल कंट्रोल को उन लोग इवेल्युएट करेगा। ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, वो एक स्टैंडर्ड होता है ना, अगर इस सिस्टम का ऑडिट मतलब कंट्रोल क्या क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम का क्या क्या कंट्रोल होता है, उस हिसाब से वो एक चेकलिस्ट बना देता है। ये इस एक कंट्रोल है क्या, यस, ये कंट्रोल है क्या, यस, नहीं है, नो, ऐसे चेकलिस्ट को टिक कर देता है। अगर कोई नॉट अप्लीकेबल है तो आपको वो भी ऑप्शन होता है कि नॉट अप्लीकेबल, उस हिसाब से वो बाद में कंट्रोलर्स को इवेल्युएट करता है चेकलिस्ट। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आपको मतलब आपको प्रोसीजर बताया है, जैसे नरेट किया है, नहीं तो एक डॉक्यूमेंट दिया है, आपने क्या किया है, एक अच्छे से प्रोसेस ड्राफ्ट किया है, इधर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मटेरियल्स इधर रिसीव होगा, नेक्स्ट उसके बाद क्वालिटी चेक होगा, ऐसे एक अच्छे से फ्लो चार्ट ड्राफ्ट किया है। मटेरियल रिसीव करते समय आपने कंट्रोल्स भी ड्राफ्ट किया है। एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो गेट पास इश्यू करता है, इधर क्वालिटी चेक करते समय एक क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट इश्यू करता है, ये सारा एक ऑथेंटिकेशन होता है। ये सारा आपने काम किया है उसके प्रूफ होता है और कंट्रोल भी होता है। ये सारा किया है फ्लो चार्ट में अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको बहुत काम में आता है एक्चुअली, बट ये बहुत मुश्किल है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर इतना टाइम इन्वेस्ट किया है तो उसको क्या होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, ये नॉट पॉसिबल है। नैरेटिव रिकॉर्ड्स पॉसिबल है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन से इतना बड़ा प्रोसीजर्स नहीं रखता है, छोटा प्रोसीजर्स के लिए आप नैरेटिव रिकॉर्ड्स फॉलो कर सकते हैं, बट फ्लो चार्ट्स बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन लोग का प्रोसीजर लेंदी होता है। आप नैरेटिव रिकॉर्ड्स के यूज़ करने से आपको कोई ना कोई चांसेस होता है आप मिस कर सकते हैं। इसलिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर ये समझ में आ रहा है, ये किसी को क्वेश्चंस दे रहा है, ऑडिटर किसको क्वेश्चन देगा, क्लाइंट को क्वेश्चंस दे रहा है, क्लाइंट स्टाफ को, उसको एक क्वेश्चनेयर देगा, उन लोग आंसर करना पड़ेगा उसमें, अगर कोई कंट्रोल है या नहीं है, कंट्रोल है तो मतलब वो चेकलिस्ट में, मतलब ये चेकलिस्ट तरीके से होगा, बट उसमें क्लाइंट आंसर करेगा और ऑडिट करते समय नहीं, वो इमीडिएटली वापस करना पड़ेगा। हम दे रहे हैं वो आंसर करेगा और इमीडिएटली हमको वापस करेगा। उसको इवेल्युएट करके हम क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स है उसमें, उस एरिया में हम वो इवेल्युएट करके अपना रिस्क डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल्स ज़्यादा है तो रिस्क कम होगा, ऑडिट प्रोसीजर कम होगा। और एक छोटा सा आपको डिफरेंस दिया है कि चेकलिस्ट और इंटरनल क्वेश्चनर का, क्यों ये डिफरेंस दिया है। चेकलिस्ट ऑडिट स्टाफ यूज करता है एक्चुअली, चेकलिस्ट कौन यूज करता है, ऑडिट स्टाफ यूज करता है, बट इंटरनल कंट्रोल किसको यूज करता है, इश्यू करता है क्लाइंट स्टाफ को। इसलिए आपको ये डिफरेंस समझने के लिए आप ज़्यादा टाइम क्या समझेगा, ये दोनों एक ही है बट ये डिफरेंट है। इसलिए ये कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट को ऑडिट से आपको इश्यू कर देते हैं, वो जाके ऑडिट करते समय कितना कंट्रोल्स उन लोग को आइडेंटिफाई किया है वो उस हिसाब से आपको टिक या यस और नो करेगा, नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल। बट इंटरनल कंट्रोल ऐसा नहीं चलेगा, वो डायरेक्टली ऑडिट क्लाइंट स्टाफ को बुलाएगा, उसको क्वेश्चनर देगा, वो आंसर करके इमीडिएटली, मतलब उसको पता है क्या क्या कंट्रोल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, वो इमीडिएटली आंसर करके हमको सबमिट करेगा, उस हिसाब से हम इवेल्युएट कर देते हैं। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू ऑडिट असिस्टेंट्स, उन लोग को इंस्ट्रक्शंस होता है कि मतलब क्या क्या एरियाज आप चेक करना है, क्या क्या एरियाज पे ऊपर आप चेक कंट्रोल चेक करना है, उस हिसाब से
ऑडिट रेजिस्टेंस उस हिसाब से आंसर करके आपको, मतलब हम बोला है सिस्टम का कंट्रोल चेक करो, चेकलिस्ट उस हिसाब से प्रिपेयर करेगा ताकि आप बाद में क्या क्या कंट्रोल्स उन लोग मेंटेन कर रहे हैं आप इवेल्युएट कर सकते हो। बट इधर ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चंस जो है किस एरिया में भी दे सकता है, मतलब सारा एरियाज में भी एक एक क्वेश्चनर में दे सकता है, वैसे इवेल्युएट कर सकता है ऑडिटर ने। ये ऑडिट स्टाफ को एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है ताकि कोई एरिया ऑडिट करते समय इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट के लिए कोई छूट नहीं जाए। उसके लिए एक चेकलिस्ट है, तो मतलब अब सामान खरीदने के लिए जा रहा है, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स लेके जा रहा है ना, ये खरीदा है, ये खरीदा है, ये खरीदा है। अगर ये भी ऑडिटर के पास चेकलिस्ट है तो ये चेक किया, ये चेक किया, सारा चेक करने में ये कंट्रोल जो मेंटेन कर रहा है वो मिस करने के चांसेस कम हो जाता है। दिस इज यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल कंट्रोल एंड इवैल्यूएट्स देयरइन टू आइडेंटिफाई वीकनेस। इधर क्या कर देगा, उन लोग को डॉक्यूमेंट देगा, उसके बाद वो एसेस करके अगर कंट्रोल में वीकनेस है तो उस एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देख के, अगर कंट्रोल वीक है तो आपका रिस्क ज़्यादा होगा, आपको ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी अब तक बोल क्या आया है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस, इंटरनल कंट्रोल में इनहेरेंट लिमिटेशंस होता है, इनहेरेंट लिमिटेशंस होता है। अभी तक कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। मैनेजमेंट जिसके पास पावर होता है वो इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर सकता है। और क्या क्या होता है? कोल्यूजन डिस्कस किया है। कोल्यूजन क्या होता है? दो आदमी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज फॉलो किया है बट उन लोग मिलके फ्रॉड कर सकते हैं। अभी बोला है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जिसके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं है, इसके पास ऑपरेशनल का एक्सेस नहीं, इन्वेंट्री मान लो इन्वेंट्री का एक्सेस नहीं है, ये इन्वेंट्री मतलब ये इन्वेंट्री लेके गया, ये रिकॉर्ड्स ऑल्टर किया, ये दोनों मिलके काम किया, जो बाहर बेच के प्रॉफिट आया है उसको जो भी पैसा है उन लोग शेयर किया है। अभी कोल्यूजन करके उन लोग फ्रॉड कर सकते हैं। हम तो सारा इंटरनल कंट्रोल्स किया है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किया है, कोल्यूजन होने के चांसेस। इसके लिए क्या करना है कि रोटेशन ऑफ ड्यूटीज, एक कॉन्सेप्ट बहुत एक बैंक के फ्रॉड हुआ है नीरव मोदी का ऐसे केस में, फ्रॉड होने के बाद ये सारा इंटरनल कंट्रोल्स बहुत रोटेशन ऑफ ड्यूटीज, ये वर्ड बहुत अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है। जो भी है एक काम में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, उनको या 3 साल 1 साल इसके बाद रोटेट करेगा। बैंक में भी आप देख सकते हैं ब्रांच मैनेजर चेंज होता जाता है। क्यों ऐसे? अगर कोई ब्रांच मैनेजर एक ही बैंक को कन्फाइन किया है तो उसमें उसको अथॉरिटी होता है, फ्रॉड कर सकता है कोल्यूड होके। इसलिए वो चांसेस कम करने के लिए इन लोग रोटेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करना शुरू कर दिया। और ये ह्यूमन एरर्स होता है, कभी कभी ह्यूमन भी गलती कर सकता है। अब ह्यूमन एरर को प्रिवेंट कर सकता है क्या? मैं एक ह्यूमन हूँ, एंट्री करते समय 200 को 300 किया हूँ, इसको प्रिवेंट कर सकता है क्या? इसको मिटिगेट करने के लिए आप सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करके एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, बट इसको अवॉइड नहीं कर सकते ह्यूमन एरर को। ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। और हाँ, एक कंट्रोल डिजाइन किया है नेचुरल मतलब कॉमन बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। अगर सेल्स है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, हम लोकली परचेज करते हैं, नॉर्मली लोकल सेल्स ही करता है, लोकल परचेजेस करते हैं। लोकल परचेजेस मतलब इसका इंपोर्ट ड्यूटी पे करना, ये सब इंपोर्ट करना, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना, ये सब ट्रांजैक्शंस नॉर्मली नहीं होता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन है हम इंपोर्ट किया है, वो नॉर्मल कंट्रोल्स इसके लिए सही होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है। हम अभी एक मशीनरी को इंपोर्ट किया है, नॉर्मली हम लोकल परचेज से करते हैं, उस हिसाब से हमारा कंट्रोल्स डिटरमाइन किया है। बट एक इंपोर्ट ऑफ मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए आपको अलग प्रोसीजर होना चाहिए। वही बोल रहा है, अगर कोई कंट्रोल्स है वो कॉमन एक्टिविटीज़ के लिए डिज़ाइन किया है, कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके लिए आप ऑडिट करते समय जो भी स्पेशल ट्रांजैक्शन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के ऑडिट करना है, ताकि आपका ऑडिट रिस्क को कम कर सकते हैं। ये सारा रिस्क असेसमेंट के लिए आपका हेल्पफुल हो जाता है। और अल्टीमेटली कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, आप एक लेट अस सी दिस, एक बिजनेस ये लिमिटेड है, एक कंट्रोल को इम्प्लीमेंट किया है,
उस कंट्रोल से जो बेनिफिट आता है वो मान लो 1000 रुपीज़ का बेनिफिट आ रहा है, बट उस कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए उसका खर्चा हो रहा है वो मान लो 10,000 हो रहा है। ये वेबल है क्या? नहीं वेबल है। अगर वैसे मेंटेन किया है तो उसका बिजनेस लॉस में, कंट्रोल की वजह से लॉस में चले जाएगा। ये सारा चीज़ कंसिडर करके आप इंटरनल कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं। सो ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। अगर कोई सिस्टम मेंटेन करना है तो वो अल्टीमेटली कॉस्टली हो जाता है। अगर उसका बेनिफिट आउटवे नहीं कर रहा है तो उसके कंट्रोल मेंटेन करना मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। अगर ऐसा किया है तो पहले ऑपरेशनल रिस्क ही आ रहा है ना उधर, वो अपने इंटरनल कंट्रोल मेंटेन कर रहा है कि आपका रिस्क को कम करना है। अभी रिस्क ही आपका बिजनेस रिस्क बढ़ रहा है, लॉस में चले जा रहा है, तो उस कंट्रोल नहीं मेंटेन करना अच्छा होता है एक्चुअली। अगर नहीं है तो एक अल्टरनेटिव वे ढूंढना पड़ेगा, कोई अच्छा वे है क्या वो लेस अमाउंट में हम इसको कर सकते हैं। अभी इंटरनल कंट्रोल हो गया। इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली इंटरनल कंट्रोल का दो पार्ट्स होता है, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। ये इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट होता है। इंटरनल चेक क्या होता है? प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? डायरेक्टिव कंट्रोल होता है। और कोई कंट्रोल्स काम नहीं कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करके करेक्ट करने में कोई वीकनेस है तो उसको आइडेंटिफाई करके उस एरिया में ज़्यादा कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनल ऑडिट हेल्प करते हैं। अगर कोई नॉर्मली बिजनेस में ट्रांजैक्शन में कंट्रोल करने के लिए इंटरनल चेक हेल्प करते हैं। इंटरनल चेक क्या करता है? अभी तक हम बात किया है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कोल्यूजन, रोटेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को सेग्रीगेट करना है। ये सारा चीज़ इंटरनल सिस्टम चेक सिस्टम करते हैं। इंटरनल सिस्टम क्या बोलता है कि एक सिस्टम को डिज़ाइन करना है। वो सिस्टम कैसे होना चाहिए? अगर एक आदमी काम कर रहा है तो उसका काम अल्टीमेटली नेक्स्ट आदमी करता है ना, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, बट उसका काम इस आदमी वेरीफाई करने की तरह आप वो सिस्टम को डिजाइन करना है। वही बोलता है ये सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज। इंटरनल चेक है कि ये सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज इन सच ए वे दैट स्टाफ ऑफ द एंटिटी are in such a manner that chances of duplicacy of work should be eliminated and the work of one previous employee is automatically reviewed by another staff who is while performing his duties। हम डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, बट जो पहले काम किया है उसका वर्क ऑटोमेटिकली रिव्यू हो रहा है। हम बोला है मान लो एक व्हीकल का ऑडिट है, एक डीलर का ऑडिट है, ये लिमिटेड एक व्हीकल डीलर है, उसको सारा कॉम्प्लायंसेस करना है। उसमें एक है विदाउट रोड टैक्स गाड़ी को बाहर नहीं जाने देना है। रोड टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है तो उसको गाड़ी को बाहर नहीं देना है। एक एम्प्लॉय है एक्स, वो क्या किया है कि विदाउट रोड टैक्स गाड़ी को गेट पास इश्यू किया है। ये इन लोग कंपनी का लोग क्या किया है कि सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद ये मैनेजर के पास फाइल जाएगा। वो व्हीकल सेल का फाइल होता है ना, वो फाइल मैनेजर के पास जाएगा। वो मैनेजर क्या करेगा कि सारा डॉक्यूमेंटेशन सही है या नहीं उस फाइल में, मतलब रोड टैक्स अवेलेबल है या नहीं है, गेट पास अवेलेबल है या नहीं, सारा अमाउंट जो पे करना है उसका रिसिप्ट उस फाइल में प्रेजेंट है या नहीं, सारा चेक करता है। वो उसका काम है। वो ऑटोमेटिकली आपने डिजाइन प्रोसीजर कैसे डिजाइन किया आप चेक किया है ना। एक्स लिमिटेड का काम जो है ये ऑथराइज करते समय ऑटोमेटिकली रिव्यू हो रहा है। अभी वो रिव्यू करते समय उसको पता चला कि रोड टैक्स का पेमेंट कॉपी नहीं है, विदाउट रोड टैक्स पेमेंट ये मना करेगा अलाउ करने में। ये सारा इंटरनल चेक का सिस्टम है। और इंटरनल चेक में मतलब वो इंटरनल चेक का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होना है। एक ऑब्जेक्टिव है ईयरली डिडक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। ये सारा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हम जो बोला है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेट करना, ऑथराइजेशन के साथ काम करना, ये सारा फ्रॉड्स एंड एरर को डिटेक्ट प्रिवेंट करना, या जो हो रहा है अभी बोला है अगर ये फ्रॉड नहीं है ये एरर है, बिना चेक करके उन लोग अलाउ कर रहे हैं। अभी ये एरर को प्रिवेंट करने के लिए अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, और एक मिनिमाइजेशन ऑफ फ्रॉड्स, दोनों सेम ही है अल्टीमेटली।
डिवीजन ऑफ वर्क के अलाउ करने हैं। अभी एक ही बंदे को अलाउ करने मतलब काम दिया है तो वो फ्रॉड करने के चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए जो भी सिस्टम है वो डिवीजन ऑफ वर्क को अलाउ करना है, डिवीजन ऑफ वर्क की तरफ से सिस्टम को डिजाइन करना है। फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा पॉइंट्स पढ़ा है ना, इंटरनल कंट्रोल से ले रहा है, इंटरनल कंट्रोल से ही इंटरनल चेक एक पार्ट है, ये भी इंटरनल कंट्रोल ही है। सो इंटरनल कंट्रोल को जो फीचर्स होता है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इसके भी होता है। एंड अल्टीमेटली रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड जो प्रिपेयर होगा वो अल्टीमेटली रिलायबल होने के लिए आप ये सारा केयर करना है। अभी प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स क्या क्या होना चाहिए। सेम डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क से अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या फिक्स करना है, अथॉरिटी के साथ काम करना है, उसके ही रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए। और अभी बोला है जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, मतलब जो भी प्रोसेस कर रहा है, उसको वर्क जो है प्रीवियस एम्प्लॉय का वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एम्प्लॉय रिव्यू करने की तरीके से आपका डिजाइन करना है। अब रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये न्यूली मतलब जो फ्रॉड्स होने के बाद ये अभी फेमस हो गया कॉन्सेप्ट, रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिस एक काम पर ज़्यादा देर तक एक ही एम्प्लॉय को नहीं रखना है। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, अगर अभी बोला है आपका एम्प्लॉय कैसे होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए किसी भी काम के लिए। अगर आपको ट्रेन नहीं किया है तो आपका एम्प्लॉय वो आउटडेट हो जाएगा, आउटडेट हो गया तो एम्प्लॉय आउटडेट हो गया, उसका इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कम हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस का एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को ज़्यादा करना है। अगर ट्रेनिंग नहीं दिया है तो उसका इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कम हो जाएगा। और जो भी है, अगर आपको रिकॉर्ड सही से नहीं मेंटेन किया है, अभी बोला है जो भी काम करेगा क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन आता है, वो डॉक्यूमेंटेशन बाद में आपको इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करने में हेल्प करेगा। सो ये सारा अगर सही से किया है या नहीं करना है, किया है ये चेक करने के लिए आपको प्रॉपर फाइलिंग, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर फाइलिंग होना चाहिए और उसको पीरियोडिकल रिव्यू, ये इस इधर आता है आपका इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट आता है। इंटरनल ऑडिट वो सारा पीरियोडिकल मैनेजमेंट या कोई है पीरियोडिकली रिव्यू करना है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये अभी बोला है, अगर आपको टेक्नोलॉजी से फीजिबल कर सकता है तो कोई चीज़ एनेबल कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, जो एक कम अमाउंट से वो टेक्नोलॉजी यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है आप। डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये हम पहले क्लास में ही पढ़ा है। इंटरनल ऑडिट किसी ऑडिट क्लासिफिकेशन में एक टाइप है, क्या आप बोल सकते हैं क्या पहले क्लास में इंटरनल ऑडिट का टाइप है? ऑब्जेक्टिव वाइज ऑडिट क्लासिफिकेशन में इंटरनल ऑडिट भी एक टाइप है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट करना है तो इसको इंटरनल कंट्रोल कहते हैं, पढ़ा है ना। एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, जो आईसीएआई के हिसाब से आपका ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का डेफिनेशन क्या है? क्रिटिकल, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू वेदर देर इज एनी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, वो चेक करके आपको बताया कि कोई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। उस इम्प्रूवमेंट की वजह से आपको क्या होगा, यू विल स्ट्रेंथन योर गवर्नेंस, मतलब ओवरऑल गवर्नेंस जो है उसको आपको स्ट्रेंथ कर सकता है, मतलब इम्प्रूव कर सकता है। उस इम्प्रूवमेंट से आपको रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, इंटरनल कंट्रोल भी होता है। इंटरनल ऑडिट ये सारा चीज़ सिस्टमैटिक एग्जामिन करके अप्राइज करेगा, वो फंक्शनिंग इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इकोनॉमी को भी कंसिडर करेगा। जो भी कंट्रोल डिजाइन करते समय वो कंसिडर करते हैं वेदर द कंट्रोल इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली। फंक्शनिंग इफेक्टिवली मतलब अभी एक एग्जांपल पहले क्लास में बोला है कि कोई एक आदमी है, उसका कंट्रोल सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल बोला है, अगर वो इनिशिएटिव नहीं किया वेदर द कंट्रोल इज डिजाइंड और नॉट, अदर वो डिजाइन कंट्रोल है मतलब एग्जिस्टेंस, ये टेस्ट करेगा वेदर द कंट्रोल इज एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट है तो वो वेदर इट इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड, जो पीरियड आप ऑडिट कर रहे हैं उस पीरियड में वो कंट्रोल फंक्शनिंग है या नहीं। अगर फंक्शनिंग है तो इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मतलब अगर 100 रुपीज़ का ऊपर फ्रॉड को डिटेक्ट कर रहा है, 100 रुपीज़ के नीचे फ्रॉड को वो छोड़ रहा है, तो वो फंक्शनिंग इनएफेक्टिवली मान सकते हैं।
हम डिज़ाइन किया है, कोई 0 रुपीज़ फ्रॉड, मतलब कोई छोटा अमाउंट फ्रॉड को भी डिडक्ट करने की तरफ से हम डिज़ाइन किया है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, क्या एडवांटेजेस होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हेल्प करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्ट्रेंथन करता है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, अभी बोला है ना, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल हेल्प करता है। ये इंटरनल कंट्रोल असिस्ट मैनेजमेंट, क्यों ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से हेल्प करता है, इन एन ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सो दैट दे कैन बी फंक्शनिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो मैनेजमेंट को कैसे असिस्ट करेगा, फंक्शनिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कोई ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रन करने में इंटरनल कंट्रोल हेल्प करेगा। इंटरनल कंट्रोल ऑडिट कर रहा है, इंटरनल ऑडिट, सो इसलिए ये वो हेल्प करेगा कि स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। डिडक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, वेस्टेज, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। सो अल्टीमेटली हम डिस्कस किया पॉइंट्स है सारा, आपको पता है। और ये इम्पोर्टेंट है आपको, इसमें क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं, एक कैलकुलेटेड क्वेश्चन है। एज पर SCA 138 इंटरनल ऑडिट कौन कौन कर सकते हैं, इधर आपका स्कोप है, इसलिए आप इसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई भी है वो इसको स्कोप है, CMA कर सकता है, इसलिए आपको इसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट किसको अप्लीकेबल है, ये नहीं जाएगा। हाँ, ये इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एज पर सेक्शन 138 एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, और कोई मैनेजमेंट अगर किसी को अप्रूव मान लिया है, कोई मैनेजमेंट कोई प्रोफेशनल को अप्रूव मान लिया है, मतलब कोई इंटरनल ऑडिट एरिया है, कोई प्रोफेशनल भी कर सकते, कुछ वैल्यूएशन करना है, कुछ टेस्ट करना है, वो प्रोफेशनल कोई भी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो। इंटरनल टेक्निकल ऑडिट करना है, वो भी इंटरनल, मतलब इंटरनल पर्सपेक्टिव से ही कर रहा है ना, ये सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई प्रोफेशनल डिसाइडेड बाय द बोर्ड, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नॉर्मली सेक्शन 138 क्या बोल रहा है, सेक्शन 138 में ऑल लिस्टेड कंपनीज इंटरनल ऑडिट करना ही पड़ेगा। क्यों लिस्टेड कंपनीज इंटरनल ऑडिट करना ही पड़ेगा, लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज के अमाउंट कौन देता है, इसका फंडिंग पब्लिक, पब्लिक अमाउंट ही लिस्टेड कंपनीज होता है। अगर प्राइवेट कंपनीज है तो उसके पास प्राइवेट आदमी का मतलब खुद का फंड्स होता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज वो लिस्ट नहीं हुआ है, इसमें भी पब्लिक का फंडिंग होता है, वो ज़्यादा पब्लिक नहीं करता है, मतलब इसका एक्सेस ज़्यादा पब्लिक के पास होता है, इसका एक्सेस थोड़ी कम पब्लिक के पास होता है, इसलिए इसको ज़्यादा कंट्रोल करना है। उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसलिए उस तरीके से लिमिट्स में डिटरमाइन किया है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए अगर डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर है तो, और आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल, एक ऑर्डर में बोल सकता है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़, उसके डबल 50, क्या पेड अप शेयर कैपिटल, उसके डबल 100, क्या आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग, उसके डबल 200, क्या टर्नओवर। ये अगर एक्सीड कर रहा है कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तब वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी उसका इंटरनल कंट्रोल्स या इंटरनल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को इंटरनल ऑडिट करना है, ये मैंडेटरी है कंपनी के एक्ट के अंदर। एंड प्राइवेट कंपनीज को दो ही लिमिट है, टर्नओवर, बोरोइंग्स। अगर टर्नओवर 100 का उसके ऊपर है तो एक प्राइवेट कंपनी ऑडिट, उसको इंटरनल ऑडिट को इंटरनल ऑडिट करना है, और टर्नओवर 200 करोड़ के ऊपर है तो उसका बुक्स को मतलब इंटरनल ऑडिट करना है। ठीक है, हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू गाइस।